नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले केमो ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। इसको बोला था पीटर मिटसेल ने। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करें केमो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो केमो ऑस्मोटिक थ्योरी है वो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि ये हो गया ल्यूमेन, ठीक है, ये हो गया स्ट्रोमा, ठीक है, और ये हो गया मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, ल्यूमेन की तरफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो यहाँ पे H+ रिलीज हो रहा है। दूसरा हम लोगों ने देखा जो प्लास्टोक्यूनिन है, PQ, प्लास्टोक्यूनिन क्या कर रहा था, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था तो एक हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दे रहा था ल्यूमेन की तरफ। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे H+ जो है वो क्या हो जा रहा था, यूज हो जा रहा था NADPH+ बनाने में। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे स्ट्रोमा की तरफ क्या हो गया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। ल्यूमेन में जो है H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि जो H+ है वो बाहर खुले हवा में जाने की कोशिश करेगा, तो वो जाने के लिए क्या करेगा, ये F0F1 जो है F0F1 कॉम्प्लेक्स है, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। तो ये क्या बोलेगा, तुम मुझे ATP दो। तो ये जो H+ बाहर जाएगा उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, ATP फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ये जो ATP फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज करके ATP फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को केमो ऑस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं। तो सिंपल केमो ऑस्मोटिक थ्योरी क्या मीन करता है, इट मीन्स ATP फॉर्मेशन ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ATP फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट के वजह से, इसी को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड हो रहा है, रिक्वायरमेंट क्या क्या हो रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर केमो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या लग रहा है, एक तो हमें चाहिए मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन में हमारे सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, तो प्रोटॉन पंप यहाँ पे हमारा क्या है, F0F1, जो F0F1 कॉम्प्लेक्स है वही हमारा F0F1 कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोटॉन पंप है। तीसरा क्या चाहिए, ATPs क्या है, ये एंजाइम है, ये क्या करेगा, ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्शन के लिए क्या लगता है, एक एंजाइम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है जेड स्कीम। ठीक है, जेड स्कीम क्या है, अगर हम लोग सारे पिगमेंट जो अभी हम लोगों ने बात किया फोटो सिस्टम और सारे पिगमेंट्स को अगर रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज करें, रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर दे, रेडॉक्स मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग। ठीक है, रेडॉक्स जो वर्ड है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, तो हमें एक जेड पैटर्न मिलेगा, इसी को जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अरेंज करें हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लेके हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, और इधर अगर हम लोग लो रेडॉक्स पोटेंशियल अरेंज करें, लो रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, अगर हाई से लो रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ अगर सारे पिगमेंट्स को और फोटो सिस्टम को अरेंज कर दे तो एक जेड फॉर्म होगा, उसी को बोलते हैं जेड स्कीम। तो बहुत आसान है, सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो नॉर्मली स्टेट में कैसा होता है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल का, उसका रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट एनर्जी गिरता है तो लाइट एनर्जी के वजह से क्या हो जाता है, ये एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर कहाँ पहुँच जाता है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल पे। ये कहाँ पहुँच जाता है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल पे। फोटो सिस्टम कहाँ पहुँच गया, लो रेडॉक्स पोटेंशियल पे। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, एनर्जी को रिलीज करके वापस से कहाँ जाएगा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पे। ठीक है, उसके बाद से देखें तो सारे पिगमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है थियोफाइटिन, ये सबसे पहला पिगमेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे लो रेडॉक्स पोटेंशियल है, इसीलिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, थियोफाइटिन। उसके बाद कौन लेता है, प्लास्टोक्यूनिन। ठीक है, तो ये पिगमेंट जो है किस
कौन सीक्वेंस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, उसके बाद कौन ले रहा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, रेडॉक्स पोटेंशियल। क्योंकि फियोफाइटिन का सबसे लो रेडॉक्स पोटेंशियल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है। उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है साइटोक्रोम F, उसके बाद आ जाता है प्लास्टोसाइनिन। तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया हम लोगों ने। फिर ये एनर्जी कहाँ जाता है, PS1 के बाद, फोटो सिस्टम 1 के बाद। ठीक है, तो अब फोटो सिस्टम 1 के पास एनर्जी आया। फोटो सिस्टम 1 भी क्या करता है, फोटोन या सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लो रेडॉक्स पोटेंशियल में। ठीक है, तो PS1 क्या हो गया, इसको PS2 से एनर्जी मिला प्लस सनलाइट से एनर्जी मिला, तो ये कन्वर्ट हो गया लो रेडॉक्स पोटेंशियल में। अब ये लो रेडॉक्स पोटेंशियल में हो गया, तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, रिलीज करके वापस से कहाँ जाएगा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल में, फिर वापस से एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है अब कौन एक्सेप्ट करेगा, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद फेरोडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है, और फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, NADP+ के पास आ गया। ठीक है, ये हो गया हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल में अरेंजमेंट। एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपहिल हो रहा है। ठीक है, अपहिल ट्रांसफर हो रहा है, फिर डाउनहिल, फिर हो रहा है अपहिल, फिर डाउनहिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को एक जेड फॉर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग जेड स्कीम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, अगर इसमें वापस से थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन देखें, दिस इज द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हो गया, ये स्ट्रोमा, और ये हो गया ल्यूमेन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है साइकिल में चलेगा। इसमें जो पिगमेंट का जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो साइकिल्स में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ आता है, PS1। ठीक है, इसमें जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ पे आया, PS1 के पास। ठीक है, PS1 जो है जब इस पे सनलाइट गिरा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन किसके बाद जाएगा, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये ट्रांसफर कर देगा फेरोडॉक्सिन को, यहाँ से साइटोक्रोम बी प्लास्टोक्यूनिन को ट्रांसफर कर देगा। प्लास्टोक्यूनिन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है PQH, और ये हाइड्रोजन कहाँ रिलीज हो जाता है, ल्यूमेन में। ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ से लिया, इसने स्ट्रोमा से H+ लिया और ट्रांसफर कर दिया ल्यूमेन में। ठीक है, अब ये यहाँ से PS1 से इलेक्ट्रॉन गया FRF के पास, फेरोडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम बी, प्लास्टोक्यूनिन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस से ट्रांसफर हो जाएगा PS1 के, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से वापस PS1 के पास आ गया। तो ये साइकिल में चल रहा है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। या वापस से क्या हो रहा है, H+ जो है H+ का ग्रेडियंट बनते जा रहा है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन साइक्लिक में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं हो रहा, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे PS2 नहीं है। अब लोगों ने देखा था कि PS2 में ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ PS2 में ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, PS1 में नहीं होता है। तो यहाँ भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है ल्यूमेन में इंक्रीज हो जाएगा, और H+ क्या करेगा, स्ट्रोमा की तरफ जाने के लिए फ्री स्पेस में जाने की कोशिश करेगा। तो जब 3H+ यहाँ से पास करेगा तो यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल ADP से ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो जाएगा।